साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए हिंदी साहित्य को लेकर के। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की पद्धतियों के बारे में जानेंगे और हिंदी साहित्य के जो विभाजन किया गया है, नामकरण किया गया है, तो किस लेखक ने किस नाम से बांटा है उसके बारे में जानेंगे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ और जानते हैं जानकारी के लिए। साथियों, कंटेंट आपको 1 नंबर मिलेगा, बस सुविधाएं और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की कमी के कारण आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी कि आपको एक स्मार्ट बोर्ड मिल जाए, आपके लिए सही तरीके से स्मार्ट बोर्ड पर एक बड़ी क्लास वीडियो बाय फेस आकर के पढ़ा सकूं, लेकिन कंटेंट 1 नंबर मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो हम पढ़ना चालू करते हैं हिंदी साहित्य वर्ग 1 के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ और उसका नामकरण। साथियों, शुरू करते हैं हिंदी साहित्य की इस पद्धतियों के प्रचलित बारे में कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ प्रचलित हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है। साथियों, हिंदी साहित्य के लेखन की मुख्य तौर पर 4 पद्धतियाँ पाई जाती हैं, जिसमें पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति नाम से ही सिद्ध होता है वर्ण के अनुक्रम में, अर्थात इस पद्धति में जो है वर्णमाला की पद्धति कहा जाता है। इसमें लेखकों, कवियों और उनके परिचायक विवरण, उनके नामों को वर्णाक्रम के अनुसार लिखा जाता है। मतलब जो लेखक और कवि हैं उनका जो परिचय है वर्ण के क्रम में लिखा जाता है। पहले जैसे हम वर्ण के क्रम में मान लें कि का के बाद खा के बाद गा के बाद घा, तो इस क्रम में कवियों के नाम रहेंगे और उसी के आधार पर उनका वर्णानुक्रम के हिसाब से उनके साहित्य को बताया जाएगा। इस पद्धति में कबीर और केशव का विवेचन आपको एक साथ करना पड़ेगा, क्योंकि का से कबीर आता है, का से केशव आता है। भले ही दोनों कवि ये जो है अलग अलग युग के हैं, क्योंकि दोनों का अक्षर का से है और काल क्रम की दृष्टि से भक्ति काल और रीति काल के दोनों कवि हैं। जो कबीर हैं वह भक्ति काल के हैं और केशव रीति काल के हैं। फिर भी वर्णानुक्रम पद्धति में हमें इनको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी साहित्य के लेखन की पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। इसके अलावा गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है, इसको हमें याद करके रखना है कि गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास लेखन में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन से लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया? तो हम बताएंगे गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। साथियों, इतिहास लेखन की दूसरी पद्धति का नाम है कालानुक्रमिक पद्धति। कालानुक्रमिक पद्धति क्या कहलाती है? नाम से ही प्रतीत होता है काल के अनुक्रम में, मतलब समय के अनुसार या समय के अनुक्रम में जो पद्धति विकसित की जाती है उसको कहते हैं कालानुक्रमिक पद्धति। इस पद्धति में कवियों तथा लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रम के अनुसार तिथि क्रम में होता है। प्रायः कृतिकार की जन्मतिथि के आधार पर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारण किया जाता है। इसे कहते हैं कालानुक्रमिक पद्धति। पहली थी वर्णानुक्रम पद्धति, जिसमें वर्ण के आधार पर किया जाता था। दूसरी थी कालानुक्रमिक पद्धति, जिसे कालानुक्रमिक के आधार पर किया जाता है। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया? शिव सिंह सेंगर और गारसा दत्तासी ने। वहीं कालानुक्रमिक पद्धति का जो प्रयोग किया वह किया जॉर्ज गियर्सन ने और मिश्र बंधुओं ने। साथियों, मिश्र बंधु जो है इसमें 3 जो है मिश्र बंधु एक साथ आते हैं, जिसमें एक नाम है श्याम बिहारी और 2 नाम और हैं जो मैं आपको पूरे मिश्र बंधुओं के बारे में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इसके अलावा साथियों, इस पद्धति में जो है मुख्य तौर पर प्रयोग किया जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। जॉर्ज गियर्सन वही जॉर्ज गियर्सन है जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर हिंदी लिटरेचर लिखा है, इसके वह लेखक हैं। इस पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। साहित्य का इतिहास रचनाकारों का जीवन परिचय, उनकी कृतियों के उल्लेख मात्र से पूरा नहीं होता, अपितु विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में कवि की प्रवृत्तियों विश्लेषण भी किया जाता है। इसके अभाव में यह इतिहास ग्रंथ न रहकर कवियों का व्रत संग्रह बन गया। साथियों, जब हम किसी कवि के बारे में या लेखक के बारे में बताते हैं तो उस समय की क्या तात्कालिक परिस्थितियां थीं उसके बारे में हमें बताना होता है, जो इसकी कमी इसमें पाई गई। इसलिए इसको जो है इतिहास ग्रंथ ना कह के कवियों का एक व्रत संग्रह कह दिया गया। तो इसको भी हमें याद रखना है। अभी तक की जो मुख्य बात है 2 हमें याद रखनी है। इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी पद्धति है कालानुक्रमिक पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने, वहीं कालानुक्रमिक पद्धति का प्रयोग किया जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। साथियों, अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखन पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है।
उनके क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर देता है। इस क्रमबद्धता और तर्क की पुष्टता अनिवार्य रूप से होती है। मतलब ऐसी पद्धति जिसमें जो है इतिहास का लेखन पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रह के किया जाता है और इसमें उन्हें क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से किया जाता है। इस पद्धति में भी वही दोष है जो कालानुक्रमिक पद्धति में है। इतिहास तथ्य संकलन मात्र ना होकर व्याख्या विश्लेषण की अपेक्षा करता है, इसलिए इस पद्धति को भी नकार दिया गया। वैज्ञानिक पद्धति में ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। इसमें समझने की सीधी सी बात है कि इसमें वैज्ञानिकता के आधार पर किया जाता है। लेखक इसमें निरपेक्ष और तटस्थ होकर के इतिहास का लेखन करता है और तथ्यों का संकलन करता है। लेकिन इसमें यही कहा गया कि तथ्य संकलन मात्र को हम इतिहास से नहीं कह सकते, तथ्य संकलन के साथ साथ उसमें उस समय की जो परिस्थितियां हैं उसका शामिल होना अनिवार्य है। तो तीसरी पद्धति हो गई वैज्ञानिक पद्धति। अब तक हमने जो पढ़ा इसको यदि हम शॉर्ट रिवाइज करें तो इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां प्रमुख मानी गई हैं। पहली वर्णानुक्रम पद्धति जिसका प्रयोग आर्थर दत्तासी और शिव सिंह सैगल ने किया। दूसरी पद्धति कालानुक्रमिक पद्धति जिसका प्रयोग जॉर्ज गियर्सन ने और जॉर्ज गियर्सन और मिस्र बंधुओं ने किया। तो साथियों इसका हमें याद रखना है। अगले तरफ बढ़ते हैं। अगली पद्धति है हमारी विधेयवादी पद्धति। साथियों विधेयवादी पद्धति क्या कहलाती है? साहित्य का इतिहास लिखने की यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई। इस पद्धति के जन्मदाता बैन माने जाते हैं। हमें याद रखना है विधेयवादी पद्धति के जो जन्मदाता है कौन माने जाते हैं? तो बैन माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा, जाति, वातावरण और क्षण। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा साहित्य इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा, तदुकीन वातावरण, परिस्थितियों का वर्णन, विश्लेषण अपेक्षित होता है, जिसमें किया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास का लिखने की इस पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। हम एक तो इतिहास लेखन की पद्धति हो गई। अब बात करते हैं कि इतिहास लेखन की पद्धतियों में विधेयवादी पद्धति हिंदी साहित्य के लेखन में सबसे पहले किसने प्रयोग की? तो नाम आ जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन लिया है और जो हिंदी साहित्य का इतिहास जिन्होंने लिखा है। इन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदुगीन परिस्थितियों और वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया। उनके अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये हमसे पूछा जाता है, एक कोटेशन याद रखना है कि प्रत्येक देश की साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो इस तरीके से हमने इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में पढ़ा और जाना चारों पद्धतियों को। और इन चारों पद्धतियों के बारे में यदि हम देखें तो हमें मुख्य तौर पर याद रखना है हिंदी साहित्य लेखन की 4 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति जिसका प्रयोग आर्थर दत्तासी और शिव सिंह सैगल ने किया। दूसरी पद्धति है कालानुक्रमिक पद्धति जिसका प्रयोग मिस्र बंधुओं और जॉर्ज गियर्सन ने किया। तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति जिसका प्रयोग विशेषकर किसी लेखक ने नहीं किया है जो हिंदी साहित्य में आते हों। चौथी पद्धति है हमारी विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में जो है वैज्ञानिकता के साथ साथ जो है उस समय की परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है, जिसे 3 भागों में बांटा गया, जाति, वातावरण और क्षण। इस पद्धति के जनक बैन माने जाते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया।